वेलकम डियर रॉकर्स। आज हम देखने वाले हैं पथोपंथ हम लौटन। टू मूवी की शुरुआत में हम 19वीं शताब्दी में ईस्ट इंडिया कंपनी के हेडक्वार्टर में एक मीटिंग को देखते हैं। यह हेडक्वार्टर ट्रैवल कोर्स शहर में बस हुआ है टावर को, और शहर के मंत्री और जमींदार अंग्रेजन को खुश करने के लिए उन्हें अपने शहर की गरीब लड़कियां दे देते हैं। यहाँ मौजूद एक अंग्रेज ऑफिसर मंत्री से कहता है कि उसे पहलवानों की लड़ाई देखनी है। फिर मंत्री कहता है कि हमने शहर के 2 सबसे बेस्ट पहलवानों को बुलाया है, और क्योंकि अंग्रेज ऑफिसर को कौन खराबा देखना बहुत ही पसंद होता है, इसीलिए वो अपनी शर्ट रखना है कि इस लड़ाई में वही पहलवान जीतेगा जो अपने सामने वाले को मार देगा। हेडक्वार्टर के बाहर दिखाई है तो वहां पर लोअर कास्ट को बिलोंग करने वाला छखाबर नाम का आदमी आता है। वो दालचीनी के एक्सपोर्ट के बिजनेस के बड़े में बात करने के लिए जमींदार कैमल से मिलने के लिए आया है। चक्र को छोटी जाति का माना जाता है, इसलिए हेडक्वार्टर्स के उसको अंदर नहीं जान दिया जाता। लेकिन तभी वहां पर एक मंत्री आता है जो उसे जानबूझकर अंदर लेकर जाता है। अब अंदर जान पर जमींदार को उसको देखकर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन जब का वार कहता है कि मैंने यहां आने से पहले 1000 सोने के सिक्के रिश्वत के तौर पर आपके घर भेज दिए हैं। तो ये सुनकर कैमल शांत हो जाता है और कुश्ती खत्म होने तक उसे इंतजार करने के लिए कहता है। इधर जब कुश्ती शुरू होती है तो 2 अलग अलग मंत्रियों के पहलवान आपस में लड़ने लगता है और एक दूसरे को बुरी तरह पीते हैं, जिससे वो खून से लटपट तभी जगह पर देखते हैं कि एक तरफ मौत का खेल चल रहा है और दूसरी तरफ अंग्रेज ऑफिसर गरीब लड़की को अपने कमरे में लेकर जा रहा है। कुश्ती करते समय पहलवान एक दूसरे को मारना नहीं चाहते, लेकिन उन्हें अपनी जान तो बचानी है, इसलिए ऐसा करना ही पड़ता है। जब एक पहलवान के पास अपने सामने वाले पहलवान को करने का एक अच्छा मौका आता है तो वो उसे करने से बड़ा हिचकिया जाता है, और फिर वो अंग्रेज ऑफिसर खुद उसे पहलवान को करने के लिए ए जाता है। अब ये सारी गलत चीज देखकर चकवा को बहुत गुस्सा आता है और वो अंग्रेज ऑफिसर को ऐसा करने से रोकना है, लेकिन इससे वहां के सैनिकों से पकड़ लेते हैं और एक ऑफिसर उसे करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी चक बार उससे भी मार देता है और रास्ते में आने वाले हर सैनिक मारता हुआ हेडक्वार्टर से बचकर भाग जाता है। पीछे से अंग्रेज ऑफिसर उसे पर गोलियां चलते हैं, लेकिन तब तक उनसे बहुत दूर निकाल चुका होता है। अब इस घटना के कुछ सालों के बाद हम त्रवंकोर के राजा के महल को देखते हैं, जहां सभी मंत्रियों की एक जरूरी मीटिंग बुलाई गई है, क्योंकि राजा के कुलदेवता के मंदिर से कुछ समय पहले पेश कीमती जेवर और हीरे द्वारा चोरी हो गए हैं। राजा हर हालात में उन जहर को वापस पाना चाहता है, लेकिन उसका सेनापति इतने दोनों बाद भी उसका पता नहीं कर पाया कि ये चोरी किसने की। इसलिए राजा ने उसे चोर को पकाने के लिए वेलायुद्धा नाम के एक आदमी को अपने पास बुलाया होता है। वैन आईविद छोटी जाति का होता है, लेकिन वो बिजनेस की वजह से बहुत ही पैसे वाला बन गया है। इसी के साथ वो मार्शल आर्ट और कॉम्बैट फाइट में बहुत ज्यादा अच्छा है, और इस वजह से वो इस राज्य का सबसे ताकतवर सोल्जर भी है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी लोग उसे नीचे ही मानते हैं, और इसलिए सैनिक उसे राजा के दरबार में जान से रोक लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर राजा का मंत्री आता है और उससे अपने साथ अंदर लेकर जाता है। राजा को वीटा पर बहुत ही विश्वास है कि वो मंदिर के खजाने को वापस ढूंढकर जरूर बनाएगी, लेकिन वह मौजूद मंत्री और जमींदार विलायदा को यह जिम्मेदारी देने से माना करते हैं, क्योंकि उनके राज्य में छोटी जाति वाले लोगों को मंदिर के आसपास जान की परमिशन भी नहीं है। और उनका कहना यह होता है कि वैरायुड़ा जब मंदिर के खजाने को ढूंढ लगा तो वो उसको टच करके खराब कर देगा। इसी वजह से सभी मंत्री इस चीज का विरोध कर रहे होते हैं। फिर वीरा विदाउट पूरे काउंसिल को अपने खिलाफ देखकर राजा को कहता है कि आप किसी और से ये कम करवा लेना। इस तरह कहकर वो चला जाता है। बाहर निकलते समय उसे करना गुरुनाम कर एक सिपाही मिलता है, जिसके पिता को वेलायुद्धा नहीं मारा था। फिर भी उसके माम में वेलाविदा के लिए इज्जत होती है, क्योंकि वो अपनी जाति के हाथ के लिए कुछ भी कर सकता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि राजा के सैनिक एकल नाम के कस्बे में छोटी जाति की एक औरत और उसके पति को सभी लोगों के सामने कोड़ मार रहे हैं, क्योंकि उन्होंने ब्रिज टैक्स नहीं दिया था। दरअसल इस राज्य में छोटी जाति की औरतें को कमर से ऊपर कोई भी कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं होता,
और अगर उन्हें अपने ब्रेस्ट को ढाकड़ है तो उन्हें ब्रेस्ट टैक्स चुकाना पड़ेगा। वैसे ऐसे रूल थे वहां पर, जो औरत इस टैक्स को नहीं मार मार कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। फिर ब्रिज टैक्स कैसे नियम का विरोध करने के लिए नगली नाम के एक लड़की कस्बे की सभी औरतें के साथ मिलकर राजा के पास जाती है, लेकिन तभी रास्ते में उसे सी का मुख्य के नाम डन अपनी सी के साथ अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। ना वो वहां कर उन्हें टैक्स देने के लिए कहता है, लेकिन नगली और बाकी औरतें टैक्स देने से इनकार कर देती हैं। इसलिए नाम वो अपने सैनिकों को उन पर छोड़ देता है। सभी सैनिक औरतें को पीट पीट कर उनके कमर के ऊपर बैंड हुए कपड़ों को उतार देते हैं। नगरी जब नाम किसी को मार रही होती है तो नाम वो उसके लड़ने के तरीके को देखकर बड़ा अट्रैक्ट होता है और उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जब मैं गली उसके साथ जान से माना करती है तो बदला लेने के लिए नाम सभी लोगों के सामने नगली के ब्रेस्ट के ऊपर के कपड़े उतार देता है। तभी वहां पर वेलाविदा एज आता है और वो उन निगली को बच्चा देता है। फिर वीरा नाम और उसके सभी सैनिकों को मारकर भाग देता है। इसके बाद सेनापति इस घटना की खबर राजा को देता है और कहता है कि वेरावल ने कानून तोड़ा है, इसीलिए उसे बंदी मिलन चाहिए। फिर राजा सेनापति को समझता है कि जब हमारे पूर्वजों के पास पैसे की कमी हो गई थी तब उन्होंने यह ब्रिज टैक्स लागू किया था, लेकिन अब हमारे राज्य को चलने के लिए पूरे पैसे हैं। तो इसीलिए जब उन औरतें ने इस टैक्स का विरोध किया तो इसमें कोई बुराई नहीं है। पर अगर हम वेलाइदा को बंदी बना लेंगे तो हमारे पास भैंस की कमी हो जाएगी, क्योंकि वेलयुद्ध दही इकलौता आदमी है जो जरूर पढ़ने पर एडवांस में टैक्स भरत है। इसीलिए इस समय रेडा को बंटी बनाना सही नहीं है, लेकिन सही समय आने पर हम उसे जरूर बंदी बनाएंगे। उधर नेजर छिपाते ऊंची जाति के जिम्मेदार की बेटी सरस्वती से मिलने के लिए उसके घर जाती है, क्योंकि दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त होते हैं। सरस्वती उससे पहनने के लिए अपने पुराने कपड़े देती है और कहती है कि इन्हें सिर्फ रात के समय पहनना, क्योंकि अगर किसी ने तुम्हें इन कपड़ों में देख लिया तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। सरस्वती का कहना मांकर नगली उन कपड़ों को रात में ही पहनती है और बड़ी खुश हो जाती है। इसके बाद देखते हैं कि वरदा के दादाजी मंदिर में होने वाले कथकली डांस को देखना चाहते हैं, इसलिए वो उससे मंदिर जाने के लिए परमिशन मांगते हैं, लेकिन उन्हें खाने से माना कर देता है, क्योंकि मंदिर में सिर्फ ऊंची जाति वाले लोगों को ही जाना होता है कि दादाजी का डांस देखने का बहुत ही ज्यादा मांग होता है। इसलिए विराइडा की पत्नी उसे कैसे भी करके माना ही लेती है। अब मंदिर के अंदर जाना तो अलाउड नहीं है, इसलिए अलौदा के दादाजी अपने साथ कुछ लोगों को लेकर मंदिर के सामने वाली टूटी हुई दीवार से कथकली डांस को देखने जाते हैं। जब राजा के आदमी को इस बात का पता चला है तो वो विलायदा के दादाजी के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि नियम पता होने के बावजूद भी तुमने डांस देखकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। फिलहाल के दादाजी को उनकी बात सुनकर बड़ा बड़ा लगता है, इसलिए वो यहां से जान लगता है। लेकिन राजा के आदमी को यह देखकर जलन होती है कि उसने जमींदार जैसे कपड़े पहने हुए हैं, इसलिए वो खुद से मैं उसके सर से पगड़ी उतार देता है और उसे करने भी लगता है। तभी वहां पर वेलायुद्ध आ जाता है और राजा के आदमी को कहता है कि भले ही मंदिर तुम्हारा है, लेकिन मंदिर के बाहर की जमीन मेरी है, मेरी, इसलिए तुम हमें दीवार के पास खड़ा होने से नहीं रोक सकते, समझे? और अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है तो उसे टूटी हुई दीवार दोस्त सही कर लेना चाहिए कि उनके राजा के आदमी का मुंह बैंड हो जाता है, क्योंकि उसके पास दीवार बनाने के लिए पैसे ही नहीं है और ना ही मंदिर की पुजारी के पास। विलायुदा पहले तो दीवार बनाने के लिए पुजारी को पैसे देता है, फिर कड़कली के डांसर को 10 गुना ज्यादा पैसे देकर मंदिर के बाहर अपने दादाजी के लिए स्पाइस जेट डांस प्रोग्राम करवाता है। ये देखकर राजा के आदमी को चुपचाप जाना पड़ता है। अगले दिन सेनापति के कर आदमी को चुन्नी नाम के चोर को ढूंढने के लिए उसके पीछे जाते हैं, लेकिन अगले सीन में देखते हैं कि उन चारों आदमियों को मारकर गांव के बीच में उल्टा मटका हुआ है। दरअसल जी आदमी के पीछे सेनापति लगा हुआ है, यानी कि कोचुन्नी। वो छोटी जाति का था और उसने राजा के मंदिर से गणे चुराई थी, लेकिन जब उसके पीछे सैनिक पद गए तो उसने गणों को वहीं पर छुपा दिया। इस बात को बहुत दिन बीत चुके थे, इसलिए कोचिंग को नहीं पता था कि वो गणे अभी भी वहां पर है कि नहीं। अब अगले दिन सैनिक एक और विरदा को गिरफ्तार करके कल कोठरी में डाल देते हैं, क्योंकि उसने बहुत सारे नियमों को तोड़ा है।
जय में उसे मंत्री के आदमी बहुत ज्यादा मारते हैं। बहुत से कन्नड़ ग्रुप नाम का एक सैनिक बताता है कि ये लोग तुम्हें करने कमल है, इसीलिए तुम इनका दिया हुआ खाना बिल्कुल मत खाना। उधर राजा कुलदेवता के गणों के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, इस वजह से उसका कम में मां ही नहीं लगता। रानी जब राजा की ऐसी हालात को देखते हैं तो वो अपने एक आदमी को भेजकर विलय विदा को जय से छुड़ा देती है और उसे गणे चुराने वाले चोर को पकाने का कम सौंप दिया उसे। दिन काउंसिल में जो कुछ भी हुआ वो सोचकर विरदा ये कम करने से माना कर देता है, लेकिन रानी उसे कैसे भी करके माना लेती है। इसके बाद रात होने पर कोई चुन्नी महल में उसे जगह पर जाता है जहां उसने गनों और हीरो से भरे हुए बॉक्स को छुपाया था। जब वो उसे बॉक्स को निकलता है तो उसे कंडोम को रॉक देख लेट है और वो इसे पकड़ लेट है। फिर इन दोनों में बहुत लड़ाई होती है, लेकिन जब कोई चुन्नी उसे खजाने का आधा हिस्सा देने को कहता है तो वो मान जाता है। अगले दिन बेलवाई उसे कस्बे में जाता है जहां के लोगों को खाने पीने के समाज के पैसे को चुन्नी देता है, और वो भी चोरी के पैसों से, और इसके बदले में ये लोग कोच निकले। कुछ भी करने को तैयार है, उन सभी से पूछताछ करता है, पर वो कोचिंग के बड़े में कुछ भी बताने को तैयार नहीं होते। इसीलिए मेरा विद्या उन्हें 1 साल का राशन देता है और आने वाले समय में भी उनकी मदद करने का वादा करता है। ये सुनकर वो उसे कोचने की बीबी कांटा के पास ले जाते हैं और वो उसे को चुन्नी का पता बता देती है। इसके बाद विलायदा उसे जगह पर जाता है जहां कोचिंग और क्रॉप साथ मिलकर किसी अंग्रेज को वो गने बेचे की डील कर रहे होते हैं। कुरुक जैसे विविधता को आता हुआ देखा है तो अंग्रेज को लेकर यहां से भाग जाता है। सबसे पहले कोचुने के आदमी को मारता है और उसके बाद वो को चुन्नी के पीछे जाता है। उन दोनों में कुछ डर 121 खतरनाक फाइट चलती है जिसमें को चुन्नी मौका देखकर अपने घोड़े से यहां से भागने वाला होता है। तभी पीछे से गले में रस्सी डालकर उसे गिरा देता है और घसीटा हुआ शहर के बिशन बीच लगे हुए राजा के दरबार में ले जाता है। वहां पूरा गांव आया हुआ है। कुछ मंत्री ये देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होते कि बिना टैक्स दिए छोटी जाति की औरतें कमर के ऊपर कपड़ा पहने हुए उनके सामने खड़ी हैं। मंदिर के जेवर को वापस लाने और शहर के सबसे बड़े चोर को पकाने के लिए राजा वेलाइदा को सेनापति की पोस्ट देता है, जिसे बनकर कहते हैं बहुत सारे लोगों को बड़ा लगता है कि एक नई जाति का आदमी सेनापति बन गया। सेनापति बने के बाद वेलावदा का बिजनेस और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो मसाले से भरे हुए बड़े बड़े शिप को विदेश में एक्सपोर्ट करने लगता है। इस दिन विरदा के पास नगली और सरस्वती आई है। सरस्वती उससे बताती है कि उसकी शादी राजा के सलाहकार के साथ होने वाली है जिसकी उम्र 80 साल है, और सरस्वती शादी को रोकने के लिए बिलाईगढ़ से मदद मांगती है। लेकिन विलायदा उसे समझता है कि वो इस वक्त छोटी जाति वाले लोगों के हक के लिए ही लड़ रहा है, और अगर वो ऊंची जाति के लोगों के मामलों में बोलने लगा तो उसके साथ बाकी लोगों का भी नुकसान होगा। इसीलिए वो सरस्वती को अपनी लड़ाई खुद लड़ने के लिए कहता है। फिर जब सरस्वती की शादी होती है तो फर्स्ट नाइट को उसका पति इंटीमेट होने की कोशिश करता है, लेकिन सरस्वती को वेलाविदा की ये बात याद आई है और वो अपने पति को गला दबाकर मार डाल दिया है। इधर जब करो जय में कोचुने से मिलने जाता है तो कोच ने उसको एक जगह के बड़े में बताता है जहां उसने सोनी के सिक्के छुपाए हुए हैं। ग्रुप से कहता है कि तुम्हें इन सिक्कों के बदले विलायदा को जान से मारना होगा। अगले दिन छोटी जाति की कुछ लड़कियां पूरे कपड़े पहनकर जा रही होती हैं तो उन्हें सामने से मंत्री अपनी सी के साथ आता हुआ दिखाई देता है, और मंत्री को यह देखकर गुस्सा आता है कि इन्होंने पूरे कपड़े पहने हुए, और वो इसके लिए उनसे टैक्स मांगता है, लेकिन वो टैक्स देने से माना कर देती है। तो हम मंत्री को गुस्सा आता है, इसलिए वो उनके हाथ बांधकर लोहे की गम लड़कों के शरीर से लगता है। इसके बाद रात होने पर करोड़ को चुन्नी की बताई भी जगह पर जाता है जहां उसे सोनी के सिक्कों के साथ एक बंदूक भी मिलती है। इसके कुछ दिन के बाद जब वालिदा अपने बिजनेस का कम कर रहा होता है तो उसके पास नगली और कुछ लड़कियां आई हैं। नगली बताती है कि मंत्री ने इन लड़कियों के नाक कटवा दी क्योंकि उन्होंने नाक में सोनी की ज्वेलरी पहनी हुई थी। सुनकर फैलाएं को बहुत गुस्सा आता है और वो अगले दिन अपने जाति के देवी के मंदिर में पूजा करवाता है जहां वो सभी लड़कियों को पूरे कपड़े पहनकर नाक में सोनी की ज्वेलरी पहनकर आने के लिए कहता है। और जब ये बात एक मंत्री को पता चलती है तो वो अपनी सी लेकर उसके मंदिर पहुंच जाता है।
पहले तो वो लड़कियों को कपड़े उतारने के लिए कहता है, लेकिन जब उन्हें ऐसा करने से माना करता है तो मंत्री अपने सी से इनको हमला करवा देता है। सैनिकों को मारे जा रहा होता है। वहीं दूसरी ओर वो नाम का सैनिक विलायदा के दादाजी को मार देता है। ये वही सारिका है जिसने कहानी की शुरुआत में नगली की ब्रिज से कपड़ा उतारा था। ये देखकर विरदा गुस्से में नाम को मार देता है। तभी दूर जंगल में से उसके ऊपर कोई गली चलता है जो सीधे उसके कंधे पर लगती है और बेल आइकॉन उसके पीछे जंगल में जाता है, जहां कुछ डर पीछा करने के बाद उसे कोचू एक आदमी बाबा मिलता है। वो बाबा को रस्सी से बांधकर आगे लेकर जाता है और उसे ग्रुप भगत हुआ दिखाई देता है। फिर वो ग्रुप को गली मारता है और वो सीधे पास के तालाब में गिर जाता है। इसके बाद काउंसिल में मंत्री राजा को पूरी बात बताने के बाद कहते हैं कि वल्फडेन उनके सैनिक ग्रुप को मार दिया है, इसलिए उसे फांसी की सजा होनी चाहिए। इस सुनकर विलायदा बताता है कि इन्हीं मंत्रियों ने मेरे दादाजी को मार दिया और मुझे गर्व को करने का जरा भी पछता बनाया, क्योंकि वो चोर को चुने के साथ मिला हुआ था और राजा के सामने बाबा को गवाह के तौर पर पेश करता है। बाबा बताता है कि तुम्हारे मंत्री ने को चुन्नी को महल की सभी बताएं, जिसकी वजह से वह मंदिर के गणे चूड़ा पाया। और जब राजा को उसे मंत्री के बड़े में पता चला है तो वो उसे तुरंत गिरफ्तार करके जय भेज देता है। राजा फिर इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करने के बाद फैसला को कुछ दोनों के बाद सुनने के लिए कहता है और वो बेला विदा को छोड़ देता है, क्योंकि उसने जो कुछ भी किया वो अपने लोगों के बधाई के लिए किया। अब रात में कुछ मंत्री मिलकर वेल विदाउट को करने का प्लान बनाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर जांच पड़ताल होगी तो उनका नाम समझाएगा। इसके बाद जी दिन वेलाविदा अपने बिजनेस के मीटिंग के लिए दूसरे देश जान वाला होता है। उसे दिन मंत्री के आदमी के खाने के समाज में नींद की दवाई डाल देते हैं और जब अपना आधा रास्ता तय कर चुका होता है तभी उसे खाने को खाने के बाद सभी शिव पर आदमी गहरी नींद में सो जाते हैं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर मंत्री के हाथ में उसे भारी भी बहुत साड़ी शिव उन्हें घर लेती है और वो एक एक करके रविद के आदमियों को करने लगता है। इस समय मीरा की आंख को जाती है। वो बहुत डर तक उनसे लड़ने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अंत में वो मारा जाता है। इसके अगले दिन मंत्री गांव में नगली को सभी गांव वालों के सामने ब्रिज टेक्सटाइल मारते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वेलाविदा और नेजल की वजह से पूरा गांव उनके खिलाफ हो गया है और विलायदा को करने के बाद अगर वो नकली से ब्रेस्ट वसूल कर लेंगे तो कोई भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। बहुत डर तक मारा जाता है, लेकिन फिर भी वो टैक्स देने के लिए नहीं मानती। लेकिन जब वो लोग उसके पिता को करने लगता है तो एलिट टैक्स देने के लिए मां जाती है, क्योंकि घर के अंदर जाती है और बाहर आकर ब्रिज टैक्स देने की जगह उन मंत्रियों के सामने अपने ब्रेस्ट को काट लेती है और कहती है कि इन्हें ले जाकर अपने राजा को दे देना। इतना कहकर नगरी मार जाती है। बेचारी किसी को इसके बड़े में ना पता चले, इसलिए सबूत मिटाने के लिए मंत्री नागलिक को जल देते हैं। नकली का होने वाला पति उसके जलती हुई लाश के ऊपर खुद को खत्म कर लेट है। यह देखकर सभी गांव वाले गुस्से में मंत्री के घर और बिजनेस की जगह पर आग लगा देते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद फाइनली राजा ब्रिज टैक्स को हमेशा हमेशा के लिए बैन कर देता है। बाकी दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारा एक और चैनल है मूवी बाजार, जहां पर है मूवी रिव्यूज की बात करते हैं, मूवी थियरीज की बात करते हैं और बहुत सारे ऐसे मूवी से रिलेटेड कंटेंट बनाते हैं, तो उससे भी सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए। इसी के साथ दोस्तों, ये मूवी यहां पर खत्म होती है। बाकी आपको अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखिए और फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।